नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। चाइना वाच के संस्करण में आपका स्वागत है। सबसे पहले सप्ताह की बड़ी खबरें देखिए। ईरान में जंग जारी है, लेकिन चीन एक साथ दो किरदार निभा रहा है। ऊपर से शांति दूत है और अंदर से हथियार का सप्लायर। समझेंगे इसे। दूसरी खबर, इस महीने चीन की सेना का 99वां स्थापना दिवस था। अगले साल 100 साल की हो जाएगी पीएलए। पहली बार चीन ने 2 विमान वाहक पोत एक साथ प्रशांत महासागर में उतारे और साथ में एक नया अस्पताल भी तैराया। ये जहाज हिंद महासागर की तरफ गए। तीसरी खबर, चीन की फैक्ट्री अर्थव्यवस्था फिर से कुड़ी। पीएमआई करीब 49.2 पर और अब सब चाहते हैं कि चीन का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कमी करे। चीन ने एआई के लिए एक बड़ी नई पेशकश की है, जानेंगे इस बुलेटिन में। विदेशी ब्रांड के दीवाने युवा अब कैसे चाइना चिक को नई फैशन पहचान बना रहे हैं, समझेंगे। और अंत में एक ऐतिहासिक किस्सा, उस लड़ाई का जो 751 ईस्वी में किर्गिजिस्तान में हुई और जिसने यूरोप में रेनेसां यानी नवजागरण की नींव रख दी। तो शुरू करते हैं बोनस का चाइना वाच। पहला हिस्सा भू राजनीति का, जियोपॉलिटिक्स। इस हफ्ते 3 बड़ी खबरें हैं हमारे पास। पहली खबर, ईरान और चीन की दोहरी भूमिका पर। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू किए थे, आपको पता है। तब से चीन 2 काम एक साथ कर रहा है। ऊपर से चीन व्यापक युद्ध विराम की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर उसने 5 सूत्री शांति का प्रस्ताव दिया है। बीजिंग में ईरानी विदेश मंत्री अगराची से मुलाकात में चीन ने कहा कि तुरंत युद्ध बंद होना चाहिए। और अंदर से क्या हो रहा है? ब्लूमबर्ग और ब्रुकिंग की रिपोर्ट कहती है कि चीनी कंपनियां ईरान को डुअल यूज टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रही हैं। तो चीन क्या है, मध्यस्थ या प्लेयर, या शायद दोनों? हाल में ही रेड सी में जब यमन के पास हूती ने अपने हमले बढ़ाए और ये कहा कि वहां से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगेगा, तब भी चीन के जहाजों को टोल से बाहर रखा गया। रॉयटर्स ने बताया कि ईरान ने हूती से ऐसा करने को कहा है। चीन के जहाज पहले से ही ईरान से तेल लेकर होर्मुज से निरापद यात्रा कर रहे हैं। दूसरी खबर, साउथ चाइना सी में स्कारबरो शॉल में अब नया तनाव दिख रहा है। 1 अगस्त को पीएलए का आर्मी डे था और ठीक उस दिन चीन ने स्कारबरो शॉल के पास एक नेवल और एयर युद्धाभ्यास किया। स्कारबरो शॉल को चीन हुआंगयान दाओ कहता है और फिलीपींस इसे बाहो दे मासिनलोक कहता है। स्कारबरो शॉल अंगूठी के आकार का एक कोरल रीफ इलाका है जिस पर चीन, ताइवान और फिलीपींस तीनों का दावा है। चीन के इस ताजे युद्धाभ्यास का कारण क्या था? फिलीपींस ने दरअसल यूनाइटेड नेशंस को एक अर्जी दी है जिसमें वो अपनी समुद्री सीमा बढ़ाना चाहता है और उसमें वो स्कारबरो को भी शामिल करना चाहता है। चीन का कहना है कि इलाका हमारा है और ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। तो आर्मी डे पर चीन की जंगी कसरत संयोग नहीं थी। ये संदेश था कि साउथ चाइना सी में अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन की मध्यस्थता को चीन स्वीकार नहीं करेगा। तीसरी खबर, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल का समिट होने जा रहा है बिश्केक में 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में, और किर्गिजिस्तान का बिश्केक शहर इसका होस्ट होगा, मेजबान होगा। जुलाई 28 से 31 के बीच में बिश्केक में एससीओ का मीडिया और थिंक टैंक समिट हुआ और ये मुख्य शिखर सम्मेलन की तैयारी में हो रही बैठकों में से एक है। एससीओ में अब 9 देश हैं, चीन, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और 4 मध्य एशियाई देश। शी जिनपिंग इस संगठन को अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था के विकल्प के रूप में पेश करते हैं। भारत भी इसी मंच पर बैठा है, चीन के बनाए खेल में। अंत में हम आपको बताएंगे कि बिश्केक किस तरह चीन की एक ऐतिहासिक जीत से जुड़ा है। अब चलते हैं अगले सेक्शन पर, जो हिस्सा है डिफेंस का। इस हफ्ते हमारे पास 3 खबरें हैं। पहली और सबसे बड़ी खबर, पीएलए का स्थापना दिवस यानी आर्मी डे। चीन की सेना अगले साल अपने 100 साल पूरे करेगी। ये उसका 99वां साल था। इस जश्न में नए हथियारों की झलक मिली। चीन ने टाइप 191 लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी दिखाई, टैक्टिकल मिसाइल्स के प्रक्षेपण दिखाए। पिछले सप्ताह हमने आपको बताया था कि चीन अपना एम्फीवियस यानी उभयचर पोत लेकर आने वाला है, सिचुआन जिसका नाम था। इस जश्न में वो भी नमूदार हुआ। चीन ने डिकॉय फ्लेयर्स भी दिखाए। ये एक नया जंगी हथियार है जो फाइटर जेट से छोड़ा जाता है और ये हीट सीकिंग मिसाइल यानी विमान की गर्मी को पढ़कर आने वाली मिसाइल की राह भटका देता है। चीन ने यहाँ KV-D002 यानी चीन का नया टोही और हमलावर ड्रोन भी दिखाया, जिसको लाइव फायर में दिखाया गया था। मगर रक्षा विशेषज्ञों के लिए सबसे बड़ी खबर थी लियोनिंग और शैनडोंग यानी जो चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो एक साथ सामने आए और इन्हें वेस्टर्न पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। डिफेंस मिनिस्टर डोंग जुंग ने ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में कहा कि हम अब वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनने के रास्ते पर हैं। सुरक्षा के हिस्से की दूसरी खबर मिशन हार्मोनी 2026 से। ये चीन का एक अस्पताल वाला जहाज है। पीएलए नेवी का इसे हॉस्पिटल शिप कहा जाता है और ये पीएलए नेवी के पीस आर्क का हिस्सा है। जुलाई के अंत में ये मिशन हार्मोनी पर रवाना हुआ। ये अफ्रीका और साउथ एशिया जाएगा, यानी जहां मिसाइल नहीं पहुंचते वहां चीन के डॉक्टर पहुंचेंगे। और ये चीन की सॉफ्ट पावर का सबसे चतुर तरीका है। भारत के लिए इसे समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये जहाज श्रीलंका, मालदीव या बांग्लादेश में रुकता है तो हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति को एक नए तरह से पढ़ा जाएगा। तीसरी खबर, ताइवान का हांगकुआंग जंगी अभ्यास जारी है। अगस्त में ताइवान का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसका नाम हांगकुआंग है। पहली बार दूर दराज के द्वीपों ग्रीन आइलैंड और आर्किड आइलैंड पर भी रक्षा अभ्यास हुआ है। ताइवान इस बार डिसेंट्रलाइज कमान का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि यदि हेडक्वार्टर पर हमला हो तो भी सेना लड़ती रहे। अब मुड़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, जो कि अर्थव्यवस्था का है। अर्थव्यवस्था के इस खंड में चीन से दो खबरें हैं। पहली खबर है कि चीन के औद्योगिक उत्पादन को नया झटका लगा है। चीन का पीएमआई 50 से नीचे रहा, यानी फैक्ट्री उत्पादन फिर से उड़ा। 31 जुलाई को चीन के नेशनल ब्यूरो ने जुलाई के पीएमआई आंकड़े जारी किए। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 49.2 यानी 50 से नीचे था। जून में ये 50 से ऊपर था। फरवरी के पहली बार चीन में औद्योगिक उत्पादन में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन दर्ज हुआ है। लेकिन केवल मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई भी 50 से नीचे आ गया। कंस्ट्रक्शन का पीएमआई तो ऐतिहासिक निचले स्तर पर है, 47 अंकों पर है। कंपोजिट पीएमआई, जिसमें कि सर्विसेज और इंडस्ट्री दोनों शामिल होते हैं, 2022 के बाद सबसे कमजोर स्तर पर है, 49.3 अंकों पर। नया ऑर्डर इंडेक्स 48.5 पर है, जो 2023 के बाद सबसे कम है। ये पूरे आंकड़े बता रहे हैं कि चीन में घरेलू मांग कम है। कई जगह टाइफून के कारण उत्पादन बाधित हुआ है। चीन ने अमेरिकी टैरिफ से पहले जो एक्सपोर्ट बढ़ाए थे, उनका असर भी अब खत्म हो रहा है और ये चीन की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। दूसरी खबर है कि चीन के केंद्रीय बैंक पर दबाव बढ़ रहा है ब्याज दर कम करने का। पीएमआई गिरा तो अब सब चाहते हैं चीन का केंद्रीय बैंक पीबीओसी कुछ करे। बाजार में अनुमान है कि एमएलएफ दर में कटौती हो सकती है। बैंकों के रिजर्व रेशियो को भी कम किया जा सकता है। अगस्त के अगले हफ्तों में यह फैसला हो सकता है। युआन पहले से मजबूत है और डॉलर के मुकाबले दुनिया की बाकी करेंसी टूटने के बाद भी चीन की करेंसी की ताकत बढ़ती दिख रही है। चीन का केंद्रीय बैंक येन को करीब से देख रहा है, जो लगातार कमजोर हो रहा है और जापान की निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहा है। चीन में ब्याज दर कम की जा सकती है, जिससे ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन युआन और कमजोर होगा। केंद्रीय बैंक और सरकार फिलहाल युआन को और टूटने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इंपोर्ट महंगे होते हैं। चीन ने 2026 में जीडीपी का लक्ष्य 5% रखा है। दूसरी तिमाही में चीन का जीडीपी 4.3% पर था। अब दूसरी छमाही में ग्रोथ का टारगेट मिलना मुश्किल हो गया है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो है तकनीक का। तकनीक में सबसे दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह कि चीन की सोलर पावर क्षमता 1000 गीगावाट को पार कर गई है। 2026 में चीन पहला देश बना है जिसने 1000 गीगावाट से अधिक की सोलर पावर क्षमता बनाई और लगाई है। चीन के पास अब पवन ऊर्जा की क्षमता करीब 641 गीगावाट है और सोलर एनर्जी की 1100 गीगावाट। कुल मिलाकर दुनिया की विंड और सोलर कैपेसिटी का 50% हिस्सा अकेले चीन के पास है। 2026 में एक और बड़ी बात हुई। चीन ने सोलर कैपेसिटी जितनी स्थापित की, वो अब कोयले से बिजली बनाने की क्षमता यानी थर्मल की क्षमता को पार कर गई है। तुलना करें तो अमेरिका की सोलर कैपेसिटी है केवल 400 गीगावाट, भारत की है करीब 250 गीगावाट, जर्मनी की है 100 गीगावाट। एक और बात, दुनिया के 80% सोलर पैनल चीन में बनते हैं, यानी भारत का सोलर पैनल भी चीन से ही आता है। सनद रहे कि भारत की संसद को हाल में बताया गया कि भारत सरकार ने सोलर एनर्जी का उत्पादन घटाने को कहा है। वजह यह है कि भारत के पास ग्रिड में क्षमता नहीं है जो कि सोलर एनर्जी को ग्राहकों तक पहुंचा सके, जबकि चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी कैपेसिटी वाला देश हो गया है। दूसरी खबर तकनीक की दुनिया से आई कि बीजिंग ने एआई कंप्यूटिंग पर बड़ा दांव लगाया है। इसे ध्यान से सुनिए। बीजिंग ने ऐलान किया है कि 2026 की दूसरी छमाही में 50,000 पेटाफ्लॉप की इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग पावर जोड़ी जाएगी। ध्यान दीजिए, यह सब हो रहा है उस वक्त जब अमेरिका ने एनवीडिया के चिप चीन को देने से मना कर दिया है। अमेरिका चिप नहीं दे रहा है, मगर चीन CXMT के HPM चिप, हुआवे के Ascend प्रोसेसर्स और घरेलू GPU से अपनी कंप्यूट क्षमता बढ़ा रहा है। अमेरिका जब चिप का एक्सपोर्ट रोकता है तो चीन उन्हें खुद बनाने लगता है। बीते सप्ताह हमने इस पैटर्न की चर्चा की थी और आपको बताया था कि चीन ने कैसे चिप लिथोग्राफी की मशीन बना डाली है, जो दुनिया में केवल एक कंपनी बनाती है, वो नीदरलैंड की है। भारत के AI डेटा सेंटर मिशन के लिए चीन की यह मुहिम एक जरूरी सबक है। समाज और संस्कृति में इस हफ्ते एक दिलचस्प कहानी। चीन में एक नया ट्रेंड आया है
जिसका नाम है गुओ चाओ 2.0 यानी चाइना चिक। अब चीन की एक नई फैशन आइडेंटिटी है जिसे गुओ चाओ या चाइना चिक कहा जा रहा है। 2026 में चाइना इंटरनेशनल फैशन वीक में एक बड़ा बदलाव दिखा। गुओ चाओ यानी चाइना चिक कपड़े और ट्रेड अब चीन की सांस्कृतिक पहचान बन रहे हैं। डिजाइनर्स ने ऐसे कपड़े यहाँ प्रस्तुत किए जिसमें तांग डायनेस्टी के मोटिव्स, इंक पेंटिंग, एस्थेटिक्स और जो नेशनल सिंबल्स हैं उन्हें रोजमर्रा के कपड़ों में उतार दिया गया है। यानी चीन का जेनजी जो पहले लुई वितौं चाहता था, अब वो गुओ चाओ पहन रहा है। ये कॉमन प्रॉस्पेरिटी का सांस्कृतिक संस्करण है जिसका अपना बड़ा बाजार है। चीन के डिजाइन इस साल दुनिया में नई लोकप्रियता हासिल करेंगे और भारत भी पहुंचेंगे। तो चीन का सॉफ्ट पावर अब सिर्फ टिकटॉक या लबुबू डाल तक नहीं बल्कि अपने फैशन से भी आगे बढ़ रहा है और दुनिया को संदेश दे रहा है। अब चलिए बाजार होकर आते हैं। बाजार के संस्करण में हमारी यात्रा पहुंचेगी चीन के खास बाजार में जिसका नाम है योंगकांग। जेजियांग राज्य का योंगकांग शहर चीन में धातुओं का शहर कहा जाता है यानी मेटल सिटी। चाइना के हार्डवेयर टूल्स का 90% हिस्सा यहाँ बनता है। चाइना के कुल हार्डवेयर एक्सपोर्ट का 60% हिस्सा योंगकांग से जाता है। यहाँ 900 से ज़्यादा सप्लायर हैं। क्या मिलता है यहाँ? पावर टूल्स, हैंड टूल्स, किचन हार्डवेयर, फेस्टिव डेकोर और तरह तरीके के एलईडी फिक्सचर्स। यानी दिवाली से होली तक का पूरा साल का सामान यहाँ से खरीदा जाता है, क्योंकि इन सामानों का उत्पादन भारत में और पूरी दुनिया में भवन निर्माण में, घरों में और रोजमर्रा के कामकाज में होता है। योंगकांग से सामान निंगजो पोर्ट तक आता है, फिर उसके बाद भारत के नावाशेवा तक पहुंचता है। चीन के शहर कारोबार में एक दूसरे से होड़ करते हैं। चेंगडू की तुलना में योंगकांग से डायरेक्ट सी फ्रेट ज्यादा तेज कहा जाता है। अब हम आ गए हैं अगले हिस्से पर, चाइना नंबर 1। चाइना नंबर 1 में आज बात करते हैं कंटेनर पोर्ट्स की। दुनिया के 10 सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट्स में से 7 चीन में हैं। शंघाई नंबर 1 है। 2025 में 47 मिलियन टीयू के बराबर ट्रैफिक संभाला था। निंगजो जोशुआन नंबर 3 पर है। शेंजन नंबर 4 पर है। क्विंगाडो नंबर 5 पर है। गुआंगजू नंबर 6 पर है। त्यांजिन 8 पर और शियानमेन 10 पर। तुलना करें तो भारत का जो सबसे बड़ा पोर्ट है जीएनपीटी, वो करीब 7 मिलियन टीयू यानी शंघाई का केवल 15% क्षमता के बराबर संचालन करता है। चीन के कंटेनर पोर्ट की इस ताकत का मतलब क्या है? दुनिया का जो भी सामान समुद्र से चलता या पहुंचता है उसका बड़ा हिस्सा किसी न किसी चीनी बंदरगाह को छूकर गुजरता है। यह लॉजिस्टिक्स में चीन की मोनोपोली है और यहीं से चीन की असली ग्लोबल ट्रेड पावर निकलती है। और अब चाइना वॉच के अंत में इतिहास का एक किस्सा। आज हम एक जंग की बात करेंगे, एक युद्ध की, जो 751 ईस्वी में किर्गिजिस्तान में हुआ था और इस जंग ने दुनिया बदल दी। आप कहेंगे एक युद्ध दुनिया कैसे बदल सकता है? यकीनन ऐसा हुआ है। इस जंग का नाम है बैटल ऑफ तलाश यानी तलाश का युद्ध। 751 ईस्वी में मध्य एशिया में तलाश नदी का जो किनारा था, जहां आज किर्गिजिस्तान है, वहां ये जंग हुई। एक तरफ थी अब्बासीद की अरब सेना और दूसरी तरफ थी चीन के तांग वंश की चीनी सेना। लड़ाई हुई, चीन की सेना हार गई, तांग की सेना को बुरी हार मिली, अब्बासीद जीते। लेकिन इस हार में एक राज छुपा था। अब्बासीद ने जो युद्धबंदी लिए चीन से, या जो युद्धबंदी बनाए, उनमें कुछ चीनी कारीगर थे जो कागज बनाना जानते थे। अरबों ने उनसे कागज बनाने की कला सीखी और कागज बनाने की विद्या फिर बगदाद पहुंची, बगदाद से स्पेन और स्पेन से पूरे यूरोप में। तो जब गुटेनबर्ग ने 1440 में प्रिंटिंग प्रेस बनाई तो कागज पहले से यूरोप में मौजूद था। प्रिंटिंग प्रेस से यूरोप में नवजागरण हुआ और आज की आधुनिक दुनिया बनी। तो चीन की एक हार ने यूरोप में ज्ञान की नींव रख दी। इस हफ्ते हमने एससीओ शिखर सम्मेलन का जिक्र किया है जो बिश्केक में होगा। बिश्केक उसी तलाश नदी की धरती पर बसा हुआ शहर है जहां यह सम्मेलन होने जा रहा है। तो 1275 साल बाद वही मध्य एशिया फिर दुनिया के केंद्र में होगा। इस हफ्ते चाइना वॉच में इतना ही। आप बताइए कैसा लगा आपको बुलेटिन? अगले हफ्ते मिलते हैं, बने रहिए बोनस के साथ।